हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देखो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे EMF ऑफ सेल या फिर सेल वोल्टेज के बारे में। उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं आज के लेक्चर में सिर्फ पहले 2 टॉपिक ही कवर करूंगा। ठीक है, तो बाकी वाले जो 2 टॉपिक्स हैं 3 और 4 ये कल के लेक्चर में कवर हो पाएंगे, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आज समझेंगे और सेल वोल्टेज को समझेंगे। यही 2 टॉपिक्स कवर हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो ये स्टार्ट करने से पहले हमें कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको कल वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कल हमने क्या देखा था, बोलो जल्दी। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल हमने देखा था, हमने कुछ ऐसे करके बनाया था सेल। ठीक, 2 बीकर्स ली थी। ठीक है, उनके बीच में हमने क्या रखा था, हमने यहां रॉड्स डाली थी, एक रॉड यहां, एक रॉड यहां। ठीक, ये ऐसे करके हमने कल सेल बनाया था। ठीक, अब देखो हमने इन रॉड्स को ऊपर से एक वायर से मिला के, एक वोल्ट मीटर के साथ मिला के यहां कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब देखो ये करने के बाद हमने अंदर से इस सॉल्यूशन को एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर लिया था। यहां सॉल्यूशन जो भरा था, ठीक है, वो कैसा सॉल्यूशन था, वो ये जो मेटल रॉड जो हमने ली है, इसी के मतलब इसी का एक इलेक्ट्रोलाइट था, हम बोलेंगे इसी का ही एक सॉल्यूशन था, जिसके आयंस यहां प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे सपोज ये जिंक था, अगर जिंक रखा था तो ये कॉपर रखा था, तो यहां जिंक सल्फेट था ZnSO4 और यहां था कॉपर सल्फेट। ठीक, और हमने ये बोला था लास्ट पे कि ये जो सेल होता है जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, इस सेल को स्पेशली हम बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है तो ये एक गैल्वेनिक सेल, मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसको हम डेनियल सेल बोलते हैं। सिर्फ उस टाइम डेनियल सेल बोलेंगे अगर इसमें ये जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएं। ठीक, ये हमने देखा था। ऐसा करने के बाद हमने देखा था कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक, और यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे थे, और यहां क्या हो रहा था, यहां कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही थी, इस तरफ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। यहां कुछ ऐसा हो रहा था, जिंक जो है जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, ये काम हमारा हो रहा था। और फाइनली हमने देखा था कि ये रॉड टाइम के साथ पतली हो रही थी। ठीक है, और ये रॉड टाइम के साथ मोटी हो रही थी। ठीक, और हमने साल्ट ब्रिज क्यों लगाया, ये सारा भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो आज हम समझने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर आज की पहली हेडिंग डाल लो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम यहां से ही आगे करेंगे ना, इसी में से ही कनेक्ट करके आगे चलेंगे, ऐसा बोल दो। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको यहां समझ लिया तो D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना आपका चैप्टर है, मतलब इससे नेक्स्ट वाला है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वहां भी बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर एक टॉपिक आता है। अगर आपको यहां समझ में आ गया तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर यहां समझ नहीं आया तो वहां आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, यह चीज ध्यान में रख के आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां हम इसी से ही कुछ निकालते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक, आपको 2-3 चीजें समझनी है। आपने फिजिक्स में एक क्या बोलते हैं जिसको, एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसका नाम आपने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो मैं आपको बस यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने बस इतना याद रखना है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स का है, पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक फिजिक्स का है, तो आपको ज्यादा अच्छे से फिजिक्स में ही समझ में आएगा। आप बस इतना यहां याद रखो कि जहां कहीं चार्ज सेपरेशन होती है, मतलब अपोजिट चार्जेस पास पास आते हैं। ठीक है, जहां कहीं चार्ज सेपरेशन होती है, अपोजिट चार्जेस पास पास आते हैं, वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप ऐसा समझ लो, कोई एक किस्म की वोल्टेज जो है वहां जनरेट हो जाती है। ठीक, कहां, कब, जहां
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास आते हैं, मतलब जहां चार्ज सेपरेशन होती है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा पास आते हैं, वहां एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझ लो यहाँ कि वहां एक किस्म की वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाती है। आपको पता है वोल्टेज जो है वो जरूरी होती है, वो एक किस्म की मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। तो वहां जहां आप ऐसा सोच लो, पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जहां कहीं क्या होता है, जहां कहीं चार्ज सेपरेशन होती है, वहां एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब छोटी सी कोई वोल्टेज जो है जनरेट हो जाती है, ये याद रखना एक। ठीक, अब देखो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको पहले हम आउटलाइन में समझेंगे, फिर उसके बाद सारी चीजें लिख लिख के आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि यहां जब हमने कल सेल बनाया था ना, ठीक, सेल बनाया था, तो हमने ये जो चीजें यहां यूज की थी ना, ये मेटल रॉड, जैसे यहां जिंक रॉड हमने यूज की थी, जिंक रॉड यूज की थी, और यहां हमने दूसरी साइड हमने कॉपर रॉड यूज की थी। इनको हमने बोला था कि ये क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये दोनों क्या चीजें, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड्स हैं। अब देखो इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसी मेटल की रॉड होती है जो यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज की जाती है। और क्यों यूज की जाती है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां ट्रांसफर कर पाए। ऐसी किसी मेटल रॉड को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक पढ़ने का हमारा एम क्या है वो आपको आस्ता आस्ता समझ में आएगा। देखो आपको पहली चीज ये समझनी है इलेक्ट्रोड होता क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड ये जो मेटल रॉड्स हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं यही होता है। ठीक, इन्हीं मेटल रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब देखो यहां हमारे पास टॉपिक है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक ठीक, अब देखो आप यहां इस टॉपिक को समझने के लिए पोटेंशियल का मतलब मान लो टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है एक किस्म की एक ताकत, एक अपनी यूनिक ताकत, उसको बोलते हैं टेंडेंसी। जैसे मेरी टेंडेंसी है सपोज कि मैं 10 घंटे यहां खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं, आपकी टेंडेंसी आप लाइब्रेरी में 11 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक, तो हर किसी की अपनी टेंडेंसी होती है। आप यहां ऐसे मान लो पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अब देखो जब हमने सेल बनाया ना, तो हमने सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे। ठीक, अब देखो एक जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया था, एक कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया था, दोनों इलेक्ट्रोड यूज किए थे। अब देखो हमने क्या कराया था, हमने कराया था जिंक की ऑक्सीडेशन। हमने ये बोला था कि जिंक की यहां ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, हमने क्या बोला था, जिंक की यहां ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर की यहां रिडक्शन होती है, ये बोला था। ठीक है, अब देखो जिंक की ऑक्सीडेशन क्यों होती है, कॉपर की रिडक्शन क्यों होती है। ठीक, कॉपर की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती, जिंक की रिडक्शन क्यों नहीं होती। यही क्यों हुआ कि जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर की रिडक्शन हुई, ऐसा ही क्यों हुआ। अब यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कैसे होता है, देखो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है। इलेक्ट्रोड क्या चीजें, ये चीजें, इन इलेक्ट्रोड्स की टेंडेंसी क्या है, क्या टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी 2 किस्म की हो सकती है कि इन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, या फिर रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं सेल में यूज कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोड्स की क्या टेंडेंसी है, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर समझाता हूं। आपको पता है कि जब हमने इलेक्ट्रोड्स यहां रखे थे, ठीक है, हमने देखा था कि एक को हमने ऑक्सीडाइज कराया, एक को हमने रिड्यूस कराया, मतलब एक में हमने ऑक्सीडेशन कराई, एक में हमने रिडक्शन कराई। ठीक, अब देखो अब ऐसा भी तो हम सोच सकते थे ना कि कॉपर की ऑक्सीडेशन करा लें, ठीक है, इस जिंक की रिडक्शन करा लें। ठीक, यहां कॉपर था यहां जिंक था, हम ऐसा भी सोच सकते थे ना कि कॉपर की ऑक्सीडेशन करा लो, जिंक की रिडक्शन करा लो, अपनी मर्जी से करा लो। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये चीज किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, वो डिपेंड करती है इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के ऊपर, मतलब इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के ऊपर, इन इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि किसमें ऑक्सीडेशन होगी, किसमें रिडक्शन होगी। ठीक है, अब देखो किसी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी होती है वो होती ही ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो उसको हम रिडक्शन कैसे कराएंगे, उसकी रिडक्शन नहीं करा सकते। और किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती ही रिडक्शन होने की है, ठीक, तो उसको हम ऑक्सीडेशन में यूज नहीं कर सकते। तो अब देखो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूं
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, ठीक, इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, मतलब उसकी क्या पावर है, उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होने की पावर है या फिर रिडक्शन होने की पावर है, ठीक। इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जब हमने सेल बनाया था तो अगर हमें पता ही ना होता कि जिंक में ऑक्सीडेशन होगी या कॉपर में ऑक्सीडेशन होगी तो हम कैसे सेल बनाते, ठीक। अब देखो हमें पहले पता था, हमने किसी तरह पहले जान लिया था कि जिंक में ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर में रिडक्शन होगी, तो हमने सेल बना लिया, ठीक। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि जिंक की पोटेंशियल क्या है और कॉपर की पोटेंशियल क्या है। हमें पहले से ही पता था कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो इसलिए हमने यहां बोला कि जिंक में ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक। इसी तरह हमें यह पहले पता था कि कॉपर में रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, मतलब रिडक्शन होने की पोटेंशियल है, तो मतलब कॉपर जो है उसमें रिडक्शन होगी। ये चीज जब अगर हमें पता चल जाएगी कि किसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, किसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो हम बहुत सारे सेल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। जैसे देखो सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास आयरन और सिल्वर है, आयरन और सिल्वर है, ठीक है, आयरन और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं। अब अगर हमें इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होगी तो हम इनसे सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक। देखो सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, एक तरफ रिडक्शन होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ये आपको पता है, अगर यहां ऑक्सीडेशन होगी यहां रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही रिडक्शन तक जाएंगे, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो अगर हमें ये पता है कि आयरन की क्या क्या टेंडेंसी है, सिल्वर की क्या टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल हम ऐसा बोलें कि अगर आयरन और सिल्वर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक, इन इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है अगर हमें यह पता हो। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इन इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, मतलब इन इलेक्ट्रोड, देखो इन इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, इसका मतलब इन इलेक्ट्रोड्स की क्या टेंडेंसी है, मतलब इन इलेक्ट्रोड में से किसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, किसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, ठीक। तो उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, इनकी क्या टेंडेंसी है, ठीक। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो हमारी पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है, मतलब इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन होने की, और इस इलेक्ट्रोड की भी जो टेंडेंसी है वो भी ऑक्सीडेशन होने की है, तो क्या इन दोनों को यूज करके हम एक सेल बना सकते हैं? तो नहीं। देखो ना, अगर दोनों तरफ ही ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, ठीक। हमेशा सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक तरफ से मूव करके दूसरी तरफ जाने चाहिए ना, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होना चाहिए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए, तब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ। अगर ये भी लॉस करेगा ये भी लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो देखो अगर मैं सपोज ये आयरन और सिल्वर ले रहा हूं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर मुझे पता है कि इसकी भी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, इसकी भी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, तो क्या मैं सेल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता कंस्ट्रक्ट। अब देखो अगर मैं बोलूं ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, एक की रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, फिर क्या मैं सेल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं? तो कर सकता हूं सेल कंस्ट्रक्ट, मतलब सेल में इनको उठा के सेल में यूज कर सकता हूं, तो एक में ऑक्सीडेशन होगी एक में रिडक्शन होगी। अब फाइनली आपको एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, मतलब किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल का मतलब हो गया टेंडेंसी, ठीक। क्या टेंडेंसी है, मतलब बस ऐसा सोच लो इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी, आपको पता है इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी हो सकती है। देखो ना यहां हमने दो इलेक्ट्रोड यूज किए, ठीक, तो और तो कोई टेंडेंसी इसकी हो नहीं सकती, या तो इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, यही है, और कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली क्या बोलोगे, किसी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, क्या ताकत है, उसी को हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये जो रॉड्स होती हैं जो हम सेल्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स की क्या टेंडेंसी है, मतलब इन रॉड्स की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, ठीक। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, ठीक। तो फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने का हमें फायदा क्या होगा, ये बताओ जल्दी। फायदा यही होगा कि हमें पता चल जाए अगर कि इस इलेक्ट्रोड की ये पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड की ये पोटेंशियल है, उनकी पोटेंशियल के बारे में पता चल जाए तो हम सीधा सीधा उससे सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। सपोज देखो अगर सपोज एक बार फिर समझाता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। देखो सपोज अगर मेरे पास आयरन और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं, मुझे पता ही नहीं है इनकी पोटेंशियल है क्या,
ठीक, मतलब इनकी पोटेंशियल क्या है, मतलब किस में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी, या फिर दोनों में ऑक्सीडेशन होगी, दोनों में रिडक्शन होगी, क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। तो अगर मैं इनसे सेल बनाना चाहूंगा तो मैं 10 बार ट्राई करूंगा तब जाके सेल बनेगा। कभी इसको इधर रखूंगा, कभी इसको इधर, कभी इधर करूंगा, कभी यहां से चेंज करूंगा, क्योंकि हमें इसकी पोटेंशियल पता ही नहीं। तो 10 बार इनसे सेल बनाऊंगा फिर जाके कहीं सेल बनेगा। लेकिन अगर मुझे इनकी पोटेंशियल पता है, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, ठीक है, तो फिर मुझे पहले से ही पता है कि इसकी, सपोज अगर मुझे इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो मुझे पहले से ही पता है कि इसकी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होने की है, इसकी रिडक्शन होने की है। मैं रिडक्शन को उठा के यहां रखूंगा, ऑक्सीडेशन को उठा के यहां रखूंगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना आगे, तब हमें यह भी पता चल जाएगा किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब अगर किसी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, किसी की जो पोटेंशियल है, अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो कितनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या कम है, वो भी पता चल जाएगा आगे। अगर किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल रिडक्शन होने की है, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी रिडक्शन होने की है, तो रिडक्शन ज्यादा होने की टेंडेंसी है या कम होने की टेंडेंसी है, मतलब रिडक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, वो सारा कुछ भी हमें यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक से पता चल जाता है। ठीक, अब देखो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको एक किस्म का दिमाग में आइडिया तो बन ही गया होगा कि कैसे हमें करना है। ठीक, अब देखो हम हटाते हैं इसको, तो फिर हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ये तो इसकी एक ऐसी डेफिनेशन है जो आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने बताई। एक और भी डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी, आप टेंशन नहीं लेना। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये अपना मूड बना लो अच्छे से, मेहनत करनी है आपको। ठीक है, मैं भी मेहनत करूंगा, आपको भी करनी है। तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आगे। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक छोटा सा है, ठीक है। इसके बाद हम सेल वोल्टेज पढ़ेंगे, वो भी छोटा सा है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन देखो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक है ना, यही इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। किस पार्ट का? गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट का। ठीक है, इसमें आगे और बहुत सारी डिटेल होगी कि किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है क्या, कितनी है, उसको मेजर कैसे करें। ठीक है, उसकी मेजरमेंट कैसे करें। तो दो किस्म की मेजरमेंट भी हम देखेंगे आगे, कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे मेजर करें, और अगर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज करें अगर, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो वहां कैसे मेजर करें। तो वो सारी ही चीजें हम देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा सा डिफाइन ही करेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने क्या लिखना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको दिमाग में तो चढ़ गया होगा कि क्या होता है, कि किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है। ठीक, पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी हो सकती है। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी थप्पड़ मारने की तो हो नहीं सकती, या फिर किसी को मारने की तो हो नहीं सकती। ठीक है, माइक खिल गया। देखो, या तो इलेक्ट्रोड की कोई और टेंडेंसी हो नहीं सकती। इलेक्ट्रोड की दो ही टेंडेंसीज हो सकती हैं, या तो ऑक्सीडेशन होने की या रिडक्शन होने की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आप एक पॉइंट पहले ऐड करो। ठीक है, कंसीडर अ मेटल रॉड। हम पूरा एक एक करके समझते हैं। जो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई ना, वो भी समझाऊंगा क्यों बताई। ठीक, और जो अभी बताया वो भी सब समझाऊंगा, आपने टेंशन फ्री होके देखना है। तो आप एक पॉइंट पहले ऐड करो, कंसीडर अ मेटल रॉड। हम एक मेटल रॉड को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ मेटल रॉड। ठीक है, कंसीडर अ मेटल रॉड, जिसका हमने नाम बोल दिया एम। किसी भी मेटल की कोई रॉड है एम। ठीक है, प्लेस्ड इन कंटैक्ट, प्लेस्ड इन कंटैक्ट, प्लेस्ड इन कंटैक्ट विद इट्स ऑन आयंस। ठीक है, विद इट्स ऑन आयंस। अब आयंस क्या चीज है? एम एन प्लस। ठीक, आपने पहले भी देखा कि हमने जब सेल पढ़ा ना, तो सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर भी हम यही कर रहे थे। जिंक को जिंक के ही आयन में डाल रहे थे, मतलब जिंक को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे थे, जिंक रॉड को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे थे जिसमें जिंक 2+ आयन पहले से ही थे, मतलब ZnSO4 था। ZnSO4 में Zn2+ के आयन पहले ही थे। तो वही काम हम यहां करने वाले हैं। तो मैंने यहां लिख दिया है कंसिडर अ मेटल रॉड एम, मतलब एक मेटल रॉड एम में जिसको हम प्लेस कर रहे हैं उसी के आयंस के साथ, मतलब मेटल की कोई रॉड है उसको हम उसी के आयन में डाल रहे हैं। ठीक, आस्ता आस्ता आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट, अगर हम ऐसा करें तो क्या है? देन देयर इज ओनली, यहां लिख सकते हो, देन देयर इज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ द फॉलोइंग
3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का स्पेलिंग गलत तो नहीं है, POSSIBIL, ठीक है, पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या होने की पॉसिबिलिटीज है सब समझाऊंगा डायग्राम बना के, टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है, आराम आराम से देखो। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल आयंस में कोलाइड विद मेटल रॉड, मेटल आयंस में कोलाइड विद मेटल रॉड, ठीक है, विद मेटल रॉड, ठीक है, एंड डिफ्लेक्ट बैक, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड डिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। देखो यहां मैं डायग्राम बना देता हूं। सपोज हमारे पास ये हमने 3 बीकर्स ले लिए, समझाने के लिए 3 बीकर्स बनानी पड़ेंगी, ठीक, 3 बीकर्स हमने ले लिए, ठीक, हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। देखो 1 मैंने उधर क्यों लिखा, क्योंकि 1 वाले का उतना ज्यादा कोई काम है नहीं, 2 और 3 का थोड़ा काम है, हो सकता है इस तरफ आपको दिखे ना, इस तरफ तो दिखेगा, ठीक। देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों बीकर्स में हम क्या डाल रहे हैं, कोई सोल्यूशन भर रहे हैं, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो देखो ये तीनों में हमने सोल्यूशन भरा, ठीक, ये हमने इसमें भी सोल्यूशन भरा। आपको पता है जब हम यहां कोई सोल्यूशन भरते हैं ना, वो एक सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट किस्म का होता है। जैसे अगर हम ZnSO4 भरे ना, तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, मतलब Zn2 प्लस आयंस होते हैं, ठीक, ये होता है। अब देखो मैं सपोज यहां मैंने ऊपर लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक मेटल रॉड M को उसी के आयंस में डाल रहा हूं, ठीक है, ऊपर यही लिखा है, तो मैं मान रहा हूं कि यहां मेटल रॉड M जो है हमने यहां डाल दी, यहां भी मेटल रॉड M हमने डाल दी, यहां भी मेटल रॉड M हमने डाल दी, ठीक है, ये डाल दी, यहां भी डाली, यहां भी, ठीक। अब आप ये सोचो, ये तीनों जो है ना, ये क्या है, ये मेटल रॉड M में, ठीक, ये M मेटल रॉड है, ये M मेटल रॉड है, ये M मेटल की रॉड है। आपको पता है मेटल रॉड को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोड ही डाला है और कुछ नहीं। अब देखो ये नीचे जो सोल्यूशन भरा हुआ है, ये सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, इस सोल्यूशन के अंदर Mn प्लस आयंस है, यहां भी क्या है Mn प्लस, यहां भी क्या है Mn प्लस। अब देखो ये N प्लस क्यों लिखा मैंने कोई भी मेटल अपनी तरफ से मान लिया है M, ठीक है, तो हो सकता है इसमें से जो आयन बने वो M+1 हो या फिर M+2 हो, मतलब +1 +2 कुछ भी हो सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे +1 बने, 2 लॉस करे +2 बने। इस +1 पर +2 +3 को जनरली मैंने +n बोल दिया, ठीक है, n+ बोल दिया, ठीक है। n+ का मतलब है कि मेटल के आयन्स हैं, ठीक। अब n 2+ है 3+ है वो मैटर नहीं करता यहां, ठीक है। अब देखो एक बार इसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने यही लिखा है ना कि कंसिडर अ मेटल रॉड M, एक मेटल रॉड M को कांटेक्ट में रखो उसी के आयंस के, तो वही हमने किया है, ठीक। एक मेटल रॉड M मेटल रॉड है, उसको हमने इसी मेटल के आयन के कांटेक्ट में रख दिया। जैसे हमने वहां क्या किया था, जिंक को जिंक के आयन के कांटेक्ट में रखा था, कॉपर को कॉपर के आयन के कांटेक्ट में रखा था, यही किया था वहां जहां हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था, यही किया था। अब देखो यहां भी वही कर रहे हैं, मेटल को उसी के आयन के कांटेक्ट में रखा, यहां मेटल को उसी के आयन के कांटेक्ट में, मेटल को उसी आयन के कांटेक्ट में रखा है, ठीक। अब देखो यहां लिखा है 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब हम ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जब मेटल रॉड को उसी के आयन में रखते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए हमने 3 बीकर्स बनाई है, ठीक, और कुछ नहीं। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब हम मेटल को उसी के आयंस में रखेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मेटल आयंस में कोलाइड विद मेटल रॉड एंड डिफ्लेक्ट बैक। पहला ये हो सकता है कि मेटल आयन आए, देखो जब हम मेटल को उसी के आयंस के साथ रखते हैं ना, ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेटल आयन जो है, मेटल आयंस ये वाले, जैसा ही इस मेटल आयन में उसी का मेटल रखेंगे, हो सकता है ये मेटल आयन जाएं, इसके साथ टकराएं, इस मेटल के साथ टकराएं और वापस डिफ्लेक्ट बैक हो जाएं, कुछ ना हो, मतलब कोई चेंज ना हो, मेटल आयंस जाएं, रॉड के साथ टकराएं, वापस आ जाएं,
ठीक, तो ये पहला पॉइंट है, ये पहला चांस हो सकता है मेटल आयंस में कोलाइड विद मेटल रॉड एंड डिफ्लेक्ट बैक, हो सकता है जो मेटल आयंस है वो मेटल के साथ जाके टकराए और वापस आ जाए। ठीक, ये काम हो सकता है। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो लिखो तब आपको समझ में आएगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि मेटल के N+ जो आयंस है ना, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करें, मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करें और वहां से बन जाए मेटल। ठीक ठीक, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेटल आयन गे Mn+ गे मेटल की तरफ टकराए और वापस आ गए, Mn+ एज इट इज रह गए। ठीक है, वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो मेटल आयन है यहां, ये मेटल आयन Mn+ है, Mn+ है, देखो Mn+ है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि ये Mn+ जो है ये जाए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले और मेटल में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। जैसे देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास था ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ना, कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ क्या कर रहा था, कॉपर जो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था वहां से कॉपर 2+ जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर बन के मेटल के ऊपर जाके चिपक रहा था, मतलब इस रॉड के ऊपर जाके कॉपर चिपक रहा था, यही हो रहा था ना वहां। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, यहां मेटल आयन है। ठीक, तो मेटल आयन हो सकता है कि यहां जो मेटल आयन है वो क्या करें, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन लें और क्या मेटल बन जाए और मेटल जाके यहां चिपक जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक, मेटल जाके यहां चिपक जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है कि जब हम मेटल को उसी के आयंस के कांटेक्ट में रखें, हो सकता है कि मेटल जो है वो मेटल ब्रेक हो जाए आयंस में, Mn+ बन जाए प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये काम कहां हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये काम ये बोल रहा है कि हो सकता है कि जब हम मेटल को उसी के आयन के कांटेक्ट में रखें तो यहां से मेटल ब्रेक होके Mn+ सॉल्यूशन में डाल दे, ऐसा हो सकता है। कैसा, मतलब मेटल जो है वो ब्रेक होके Mn+ में कन्वर्ट हो जाए प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। देखो ये काम, देखो मैंने गैल्वेनिक सेल इसीलिए आपको पढ़ाया था, ये सारा कुछ गैल्वेनिक सेल पे डिपेंड है। ठीक, अब आप ये सोचो ये काम गैल्वेनिक सेल में हो रहा था गैल्वेनिक सेल में कैथोड वाली साइड यही काम हो रहा था। सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कहां से आ रहे थे, दूसरी साइड से, वो रॉड से खींच के कॉपर 2+ सॉल्यूशन से निकल के कॉपर बन के रॉड के ऊपर चिपक रहा था। ये काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब देखो ये काम और ये काम बिल्कुल सेम है। यहां देखो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है, यहां जनरली हमने मेटल का जो आयन है उसको Mn+ बोला है ना, तो यहां Mn+ इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बन रहा है। ठीक, ये काम और ये काम सेम है। अब देखो जब हमने गैल्वेनिक सेल में जिंक डाला था ना, तो जिंक को जब हमने ZnSO4 सॉल्यूशन में डाला था तो आपको पता है जिंक ब्रेक होके ZnSO4 में आ रहा था, मतलब जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, और जो Zn2+ था ना ये सॉल्यूशन में आ रहा था सेल के अंदर, ऐसा हो रहा था। तो अब देखो ये तो वही हो रहा है, ये तो वही है। ठीक, वही हो रहा है। मेटल को हमने उसी के आयंस में डाला, तो मेटल क्या कर रहा है, यहां से ब्रेक होके Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Mn2+ यहां नीचे है ना, तो मेटल ब्रेक होके यहां से नीचे आ रहा है सॉल्यूशन में और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये हो सकता है। देखो ये कुछ हो सकता है कि नहीं, आप ये बताओ। ऐसा हो सकता है ना, जब हम एक मेटल को ऐसा आपने पहले भी देखा, ऐसा हो चुका है, सेल में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, आपको पता है जब हमने एक मेटल को कहां डाला, मेटल को उसी के आयंस में डाल दिया, एक मेटल रॉड को उसी के आयंस में डाल दिया, तो यही चीजें हो सकती हैं। यहां से देख सकते हो, या तो देखो यहां से देखो, या तो मेटल जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मेटल को कुछ नहीं होगा, जो आयंस वहां होंगे ना वो आएंगे मेटल के साथ टकराएंगे, वापस चले जाएंगे, ना मेटल टूट के यहां आएगा ना आयंस यहां से उठ के इसके ऊपर चिपकेंगे। या तो ऐसा हो सकता है। अब देखो दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि या तो मेटल को हम डालें तो मेटल जो है वो ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा हुआ है गैल्वेनिक सेल में, जिंक डाला था, जिंक ब्रेक होके Zn2+ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेटल क्या करे, टूट के आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, या तो ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेटल को हम डाल रहे हैं तो मेटल ब्रेक होके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, बल्कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो उठ के मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, देखो यहां से ही तो हमें सब समझ में आएगा आस्ता आस्ता करके। अब देखो
ये केस तो चलो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। इस केस में क्या हुआ, मेटल आयन गए, कुछ भी नहीं, मतलब मेटल रॉड डाली हमने, मेटल रॉड मेटल आयंस में डाली, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ठीक, आपको दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा होगा, अगर मेटल आयन जो है, अगर मतलब किसी इलेक्ट्रोड को हम ऐसा करें, किसी इलेक्ट्रोड में, किसी इलेक्ट्रोड को किसी मेटल की रॉड को अगर हम उसी के आयंस में डालें, तो अगर वो मेटल की रॉड जो है वो ब्रेक होके Zn2+ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो आप खुद सोचो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक। अब देखो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, मेटल रॉड ब्रेक होके मेटल N+ के साथ जुड़ रही है जाके, मतलब मेटल रॉड ब्रेक हो रही है, मेटल मेटल N+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखो अगर किसी मेटल में ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इस मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक, ऐसा बोलेंगे। मतलब इसकी जो पोटेंशियल है, देखो है तो ये इलेक्ट्रोड, तो हम बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी क्या पोटेंशियल है, क्योंकि इसको जब हम उसी के आयन में रख रहे हैं तो मेटल उड़ के सोल्यूशन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये काम हो रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि इस इलेक्ट्रोड की जो है ऑक्सीडेशन होने की पावर है, क्योंकि जब हम इस इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस में रख रहे हैं तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन होने की पावर है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऐसा बोलेंगे। अब देखो यहां क्या हो रहा है, मेटल को रख रहे हैं तो सोल्यूशन में से मेटल आयन उठ के इसके साथ आके चिपक रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आपको पता है जब सोल्यूशन में से मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के साथ चिपकते हैं, ये तो रिडक्शन है, ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल है, रिडक्शन होने की पोटेंशियल है, तो हम बोलेंगे इसकी जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन होने की, ऐसा बोलेंगे। अब आप देखो कुछ और चीजें समझो, ठीक है। पहले आप यहां देखो, पहले आप यहां देखो यहां क्या हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं यहां आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। एक तो आपको डायरेक्ट पता चल गया ना कि इस इलेक्ट्रोड, मतलब अगर कहीं मेटल जो है ब्रेक होके सोल्यूशन में आ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो मतलब ऐसे केस में मेटल की जो पोटेंशियल है वो क्या है, मेटल की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन होने की। तो मेटल ब्रेक होके सोल्यूशन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होने की ही पावर है, ठीक। तो यहां तो आपको पता चल गया, यहां ये काम इसलिए हो रहा है कि इसमें रिडक्शन होने की पावर है, वो तो आपको पता चल गया। अब देखो ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में ये होता है। अब आप ये सोचो इसमें क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें नीचे जो है ना Mn+ आयंस हैं, मतलब नीचे Mn+ आयंस हैं, ठीक है, मतलब मेटल N+ आयंस है यहां सोल्यूशन में, ऊपर मेटल है। अब देखो जब ये काम होगा, मेटल ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब मेटल कौन सा ब्रेक होगा, ये जो रॉड वाला मेटल है ना, ये ब्रेक होके आयन में कन्वर्ट होगा जब, तो आपको पता है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक। मतलब खुद तो ये ब्रेक होके यहां सोल्यूशन में पड़ रहा है, सोल्यूशन में Mn+ पूरे इकट्ठे हो रहे हैं इसके, मेटल ब्रेक होके सोल्यूशन में आ रहा है, लेकिन जब ब्रेक हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो जैसे जैसे ये मेटल ब्रेक होगा ना, आस्ता आस्ता ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ही होता है, तो जब ये मेटल आस्ता आस्ता करके ब्रेक होगा, इस केस में सोल्यूशन में आएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस मेटल के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है तो ऊपर इकट्ठा हो रहा है। अब देखो ये मेटल ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+ में, तो N+ का मतलब है यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस केस में होगा क्या, ये जो सोल्यूशन है इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही ये काम होगा ना, यहाँ देखो ये पॉजिटिव क्यों इकट्ठा हो रहा है, आप बताओ जरा, खुद सोचो आप। यहां हमने बोला है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि मेटल जो है जब उसको हम उसी के आयंस में रखें तो ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, जब हम मेटल को उसी के आयन में रखते हैं उस टाइम ये हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये सोचो मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+ में, और वो Mn+ कहां आ रहे हैं, सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन में Mn+ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों ज्यादा हो रहे हैं, मेटल से आ रहे हैं, तो सोल्यूशन में Mn+ ज्यादा हो रहे हैं, मतलब सोल्यूशन में जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, ठीक। अब देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ रहा है, जैसे ही मेटल Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो लॉस इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे होंगे, इस रॉड के ऊपर, ठीक। तो आप देखो यहां रॉड के ऊपर इस केस में माइनस चार्ज आ जाएगा, सोल्यूशन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक, ऐसा होगा। अब देखो दूसरा केस, ये केस है जो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सोल्यूशन के अंदर Mn+ है, सोल्यूशन के अंदर जो Mn+ है वो कहां जा रहे हैं, मेटल के ऊपर जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच के, मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है,
देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन देखो सोल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं, इस रॉड से। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा था, इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे, रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे, उनको सोल्यूशन के अंदर वाले आयंस ले रहे थे और जाके रॉड के साथ चिपक रहे थे, ऐसा आपने देखा था। ठीक, यहां भी वही चीज है। अब आप ये सोचो अगर इस केस में क्या होगा। देखो Mn प्लस है यहां, ये केस आप बोलोगे ना, आपको समझ में आ रहा है ना, ये केस कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मेटल को हम उसी के आयन में रखें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो एक ही मेटल के साथ दोनों काम नहीं हो सकते, किसी मेटल में ये होगा, किसी में ये होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। ठीक, अब अगर ये होगा तो आपको पता है क्या होगा, मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बन रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेटल्स में होते हैं। आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये Mn प्लस, इस केस में ये जो यहां सोल्यूशन के अंदर Mn प्लस है ना, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। कहां से गेन कर रहे हैं, मेटल से। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है मेटल से नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं। तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, मेटल के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, जब ये Mn प्लस जो आयंस यहां सोल्यूशन में है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे मेटल से, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और खुद ये इनको क्या हो रहा है, इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं ना, इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, तो ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल में। मतलब जब ये आयंस यहाँ Mn प्लस से, ठीक, ये जब मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो खुद जाके मेटल के साथ चिपक रहे हैं, मतलब इनका चार्ज खत्म हो रहा है। तो इनका चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। तो आप ऐसा सोचो, इस सोल्यूशन के अंदर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। तो आपको पता है चार्ज जहां भी होगा सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्योंकि आप ये सोचो, जब हम यहां एक्चुअल में सोल्यूशन लेते थे ना, वहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस थे। जैसे हमने जिंक सल्फेट लिया था तो जिंक और सल्फेट दोनों थे। अब आप यहां सोचो कि अगर Mn प्लस इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बन रहा है, मतलब यहां जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन लेके, यहां इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके यहां इसके साथ चिपक रहे हैं। ठीक, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है किसी चीज से तो वहां प्लस चार्ज आता है, आपको पता है। ठीक, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहां मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब देखो सोल्यूशन के अंदर से प्लस चार्ज खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बन रहा है, मतलब सोल्यूशन के अंदर से प्लस चार्ज खत्म हो रहा है। तो अगर सोल्यूशन के अंदर से प्लस चार्ज खत्म होगा तो बचेगा कौन सा चार्ज, माइनस। तो यहां इसके ऊपर यहां क्या हो जाता है, माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस, पूरे सोल्यूशन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये देखो। अब आप देखो, जब हमने ये तीन पॉसिबिलिटीज देखी तो क्या हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे हुआ। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस यही जो केस है इन्हीं को यहां जोड़ दिया है। ठीक है, एक केस में मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके नीचे आ रहा है, तो मेटल में से Mn प्लस नीचे आ रहे हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो वो लॉस वाले इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस होता है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक, एक केस में ये हुआ। जब ये केस हुआ, जब ये रिडक्शन हुई, जब मतलब मेटल आयन को हमने मेटल के उसी में डाला, मतलब मेटल आयन नहीं, मेटल रॉड को हमने उसी मेटल के आयन्स में डाला, तो जब उन मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ आना स्टार्ट किया, तो मेटल आयन ने मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो मेटल के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक, तो यहां इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, मतलब यहां सोल्यूशन के ऊपर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो रहा है। अब आप कुछ पॉइंट्स लिखो, आपको समझ में आएगा। अब आप अगर चेक करो, मैंने आपको पहले जो डेफिनेशन बताई थी ना, जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई थी, मैंने आपको बोला था जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास पास आते हैं ना, वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब एक किस्म की वोल्टेज जनरेट होती है। ठीक है, अब आप देखो, जब मेटल को हम उसी के आयंस में डालते हैं, चाहे मेटल की ऑक्सीडेशन हो चाहे मेटल की रिडक्शन हो, देखो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। ठीक, इलेक्ट्रोड में दो ही काम हो सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये हो सकते हैं। तो अब यहां से आप देखो, जब एक मेटल को हम उसी के आयंस में डालते हैं, चाहे वहां मेटल की ऑक्सीडेशन हो चाहे वहां मेटल की रिडक्शन हो, ठीक, तो दोनों ही केसेस में चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन हो रहा है, देखो यहां चार्ज सेपरेशन है ना, इस मेटल के ऊपर यहां ऑक्सीडेशन हो रही थी ना मेटल में, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, यहां भी चार्ज सेपरेशन हुई, रॉड के ऊपर माइनस चार्ज, यहां प्लस, तो प्लस माइनस पास पास हुए, चार्ज सेपरेट हुए। ठीक, यहां भी देखो, यहां मेटल जो है, यहां मेटल में रिडक्शन हो रही थी, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब मेटल एन प्लस जो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, यहां रिडक्शन हो रही थी। यहां भी क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुई, देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो आप खुद सोचो,
आप खुद सोचो कि जब हम एक मेटल को उसी के आयन के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है? होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां चार्ज सेपरेशन होती है वहां एक किस्म की वोल्टेज जनरेट होती है। तो आप खुद सोचो, जब हमने ऐसा ही तो हमने किया था सेल्स के अंदर, जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था तो एक हाफ सेल, मतलब एक साइड वाले सेल को हाफ सेल बोलते हैं, एक हाफ सेल में यही काम तो किया था। अब आप सोचो वहां यही हुआ होगा, वहां से करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? यही हुआ होगा ना, एक हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यही काम हुआ होगा वहां, वहां मतलब चार्ज सेपरेशन हुआ होगा। जिस तरफ ऑक्सीडेशन होती है उधर भी चार्ज सेपरेशन, इधर भी चार्ज सेपरेशन, ठीक है, यही हुआ होगा, तभी वहां से वोल्टेज जनरेट हुई। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहां इस केस में भी, इस केस में भी क्या हो रहा है? चार्ज सेपरेशन हो रहा है। दोनों केस में चाहे ऑक्सीडेशन हो रही है चाहे रिडक्शन, लेकिन दोनों केस में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो आपको पता है जहां चार्ज सेपरेशन होता है वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। प्लस और माइनस को जब पास पास लेके आते हैं ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को, तो उनको दोनों को जोड़ेंगे ना, बीच में से स्पार्क होगा, क्योंकि वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। अब देखो हम इसको और लिख के थोड़ा सा समझते हैं। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस केस में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें मेटल लाइन टकराए वापस आ गए, कुछ हुआ ही नहीं, इन दोनों में हुआ, ठीक। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने यही लिखा है कि जब एक मेटल को उसी के आयंस के साथ हम रखते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो मेटल आयन और मेटल जो है आपस में डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, या फिर मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बन जाता है, या फिर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल आयन बन जाता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो, ये देखो, एक लाइन और लिखो। देखो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बस समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो इफ मेटल आयन हैज हायर टेंडेंसी, लिखो इफ मेटल आयन has higher tendency to reduce. If metal ion has higher tendency to reduce, then क्या होगा? देखो जब किसी मेटल को हम उसी के आयंस में रखते हैं ना, तो क्या क्या हो सकता है? तीन पॉसिबिलिटीज। एक तो पॉसिबिलिटी है कुछ नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेटल आयन वहां जो है वहां पूरी रिडक्शन हो सकती है, ठीक। मतलब वहां जो मेटल आयन है वो उठ के मेटल की तरफ आएंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल आयंस जो है ओवरऑल वहां रिडक्शन होगी, यही हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वहां ऑक्सीडेशन हो सकती है। अब देखो ये दोनों काम कब होंगे, ठीक है। देखो ना, सपोज आपने किसी मेटल को उठा के उसी के आयंस में रखा, ठीक। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मेटल को उठा के उसी के आयन में रखें सपोज, तो अगर वहां ये काम हो रहा है, मतलब अगर वहां मेटल के जो आयन्स हैं वो उठ के मेटल की तरफ आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे वहां रिडक्शन हो रही है। तो यहां मैंने लिखा है इफ मेटल आयन हैज अ हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस। अगर मेटल आयन्स की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मेटल आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन होगी? अगर मेटल आयन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है तो मतलब ये रिएक्शन होगी, मतलब देन Mn+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके M में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। अब देखो ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, हमने लिखा है कि ये काम कब होगा? अगर जब आप मेटल को उसी के आयन में रखो, तो मेटल आयन की अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बन जाएगा, ठीक। तो ये मैंने लिखा है कि अगर मेटल आयन हैज हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस, अगर जब हम ये काम करें, मतलब मेटल को उसी के आयन में रखें, तो मेटल आयन की अगर हायर टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, ठीक, तो क्या होगा? मेटल जो है वो, मेटल आयन जो है वो क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बन जाएगा। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा, अगर मेटल आयन की टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगी, मतलब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इफ मेटल आयन हैज हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, इफ मेटल आयन हैज, ठीक है, मेटल आयन नहीं मेटल, इफ मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, देन क्या होगा? आप खुद ही सोच लो, अगर हम ऐसा करें, मेटल को उसी के आयन में रखें, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो मेटल आयन मेटल के साथ चिपकेंगे या मेटल उठ के मेटल आयन में आएगा। तो अगर मेटल आयन की टेंडेंसीज रिड्यूस होने की है, तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के साथ चिपकेंगे, ये काम होगा। दूसरा, अगर उनमें से मेटल की टेंडेंसी नीचे आने की है,
मेटल की टेंडेंसी मेटल आयन में कन्वर्ट होने की है, तो क्या होगा, मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, यही है। तो दूसरा, इफ मेटल हैज हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, अगर मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज्यादा है, तो फिर क्या रिएक्शन होगी, फिर मेटल जो है वो ब्रेक हो गए Mn प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब क्या देखोगे, आप एक लाइन लिखो, आपको समझ में आएगा। यहां आप इक्विलिब्रियम वाला साइन डाल सकते हो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाला साइन है, ये भी, ये भी, ठीक। अब आप एक लाइन लिखोगे, thus in each case, thus in each case there is separation of charges, there is separation of charges, ठीक है, there is separation of charges between metal rod and its ions, between metal rod and its ions, ठीक। आगे लिख लो इन सोल्यूशन, ठीक है, आगे कॉमा डाल के लिखो, एज अ रिजल्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस exists between them, exists between them, ठीक है। अब एक लाइन आप और लिखो कि the electrical potential difference set up, the electrical potential difference set up, the electrical potential difference set up between the metal and its ions, between the metal and its ions, ठीक है, in the solution is called, in the solution is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक ये भी डेफिनेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की, वो भी मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं, आप बोलोगे नहीं बड़ा बोरिंग है, देखो बोरिंग नहीं है, एक बार समझ में आ गया, आगे भी काम आएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहां मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझाया, ठीक है, मेटल रॉड्स के बारे में समझाया, तो मैंने कुछ नहीं किया यहां, बस यही किया, मैंने ये बोला कि जब हम मेटल रॉड को उसी के आयंस में रखेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक। या तो कुछ नहीं हो सकता, मेटल आयन में रखो, मेटल को कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो या फिर क्या हो सकता है, जब मेटल को उसी के आयन में रखेंगे तो मेटल जो है वो भी ब्रेक होकर आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक। मेटल जो है वो भी, जो मेटल उसके आयन में रखा है, सोल्यूशन मेटल के सोल्यूशन में रखा है ना, मतलब मेटल को उसी के आयन के सोल्यूशन में रखा है, ठीक। तो मेटल किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो मेटल रखा है वो भी उठ के आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है, मेटल उठ के अपने आयन में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, मेटल की ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि, क्या हो सकता है कि मेटल को अगर हम उसी के आयन में रखें तो मेटल के जो आयन है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, या ये काम हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर कहीं हम किसी मेटल को उठा के उसी के आयंस के सोल्यूशन में रखते हैं तो ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, मतलब मेटल उठ के ब्रेक होके मेटल आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो हम बोलेंगे इस मेटल में ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मेटल उठ के आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया तो हम बोलेंगे इस मेटल की, इस इलेक्ट्रोड की क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है,
ठीक, अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि जब मेटल को उसके आयन के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो आयन उठ के मेटल की तरफ जाके चिपक रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल है, यही बोलेंगे। ठीक, इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखो हर एक मेटल में सेम तो होता नहीं, किसी में ये काम होगा किसी में ये काम होगा। हो सकता है किसी मेटल को जब हम उठा के उसके आयन में रखें तो ये काम हो, रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, किसी को उठा के उसके आयन में रखें तो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो एक्चुअल में अगर हम देखें कि ये जो पोटेंशियल है ये क्यों जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वहां दोनों तरफ हमें ये दिख रहा है कि जब मेटल को जब हम उठा के उसके आयन में रखते हैं, चाहे वहां ऑक्सीडेशन हो चाहे वहां रिडक्शन हो, दोनों केस में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, चार्ज सेपरेशन, ऑक्सीडेशन के केस में रॉड के ऊपर माइनस, सोल्यूशन के ऊपर प्लस, रिडक्शन के केस में रॉड के ऊपर प्लस और सोल्यूशन के ऊपर माइनस, दोनों केस में चार्ज सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, और आपको मैंने बताया जहां चार्ज सेपरेशन होता है वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, और आपको एक और चीज भी बताएं कि ये जो काम है ना, ये इक्विलिब्रियम यहां जरूर लिखना है। देखो आपको मैं चीज समझाता हूं कि जब हम इस मेटल को उठा के इस सोल्यूशन में डालेंगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इस केस में स्टार्टिंग में एक मेटल आयन उठ के यहां आएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 2 मेटल, फिर 3 मेटल, फिर 4 मेटल, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये मेटल जो है यहां से आयन में भी कन्वर्ट होगा और आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर मेटल में भी कन्वर्ट होंगे, तो ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली भी एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर ही होता है। अब देखो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम यहां चार्ज सेपरेशन अच्छी हो गई होगी, मतलब यहां रॉड के ऊपर माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस हो गया होगा। अब देखो उस टाइम जब इक्विलिब्रियम आ गया है, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कंबाइन करके मेटल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ क्या है, उस केस में यहाँ चार्ज सेपरेशन होगी, यहाँ भी चार्ज सेपरेशन होगी। तो आपको पता है कि जहां चार्ज सेपरेशन होती है वहां एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि ये क्या है, दोनों रखें, ये हाफ सेल्स है ना, हाफ सेल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रोड डालते हैं तो वहां चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो ना, 2 डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा, एक तो हम चार्ज सेपरेशन के बेस पे बात करेंगे, एक हम बोलेंगे टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज रिड्यूस। ठीक, ये बोलेंगे तो आप बोलोगे चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों केसेस में चार्ज सेपरेशन होता है। तो चार्ज सेपरेशन अगर कहीं हो रहा है तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब वोल्टेज क्रिएट होती है। ठीक है, एक किस्म की, तो यहां भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां भी क्रिएट होगा क्योंकि चार्ज सेपरेशन है। तो अब हम ऐसा फाइनली बोलेंगे कि चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ठीक, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये जो चार्ज सेपरेशन यहां हुआ ना, ये किस वजह से हुआ, ये यहां तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से हुआ, यहां रिडक्शन होने की वजह से हुआ। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी या रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसी इलेक्ट्रोड की। देखो ना, चार्ज सेपरेशन तो हुआ, वो हमें पता है, चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्रिएट हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किस वजह से है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से जनरेट हुआ, ऑक्सीडेशन होने की वजह से, यहां पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से जनरेट हुआ, रिडक्शन होने की वजह से। तो इसका मतलब हम फाइनली ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन होने की या रिडक्शन होने की, उसी को ही हम इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, और ये जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, इसी को लेके हम आगे चलेंगे, इसी के बेस पे हम समझाएंगे। ठीक, एक्चुअल में यहां होता क्या, एक्चुअल में यहां चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन वो किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से। ठीक, तो अब आप ये सोचो, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन ना होती तो यहाँ होता ही नहीं, मतलब ये जो चार्ज सेपरेशन है ये होती ही नहीं, तो इलेक्ट्रोड की क्या पोटेंशियल होती, कुछ होती ही नहीं। तो ओवरऑल हम ऐसा बोलेंगे कि चार्ज सेपरेशन हुआ लेकिन ऑक्सीडेशन होने की वजह से हुआ, यहाँ चार्ज सेपरेशन हुआ रिडक्शन होने की वजह से हुआ। ठीक है, तो फाइनली क्या बोलोगे, मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने की है या रिडक्शन होने की है, उसी को ही हम मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। देखो ये जो लिखा है ये समझ लो। ठीक है, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यहां लिखा है कि वही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक, अब देखो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर मेटल आयन की
रिडक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर मेटल आयन की रिडक्शन होने की टेंडेंसी होगी तो ये पॉसिबिलिटी होगी, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होगी तो ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, तो वही यहाँ लिखा है कि इफ़ मेटल आयन हैज़ हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, अगर मेटल आयन की रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो फिर वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, ये मेटल में रिडक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगर मेटल आयन की हाई टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है तो वहाँ क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है इन ईच केस, मतलब चाहे ये केस लो चाहे ये केस लो, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स आयंस इन सोल्यूशन। दोनों ही केस में मेटल रॉड और आयंस जो सोल्यूशन में, इन दोनों के बीच में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। ठीक है, वही लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम। चार्ज सेपरेशन है तो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां चार्ज सेपरेशन होती है वहां पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो वही लिखा है कि दोनों ही केस में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केस में क्या है, चार्ज सेपरेशन की वजह से इनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, जब हम ये काम, ऐसा काम जब हम करते हैं, मेटल को उसी के आयन में डालते हैं, तो होता क्या है, ये काम हो जाता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन्स। इस मेटल और इसके आयन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। ठीक, तो वही लिखा है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस इन द सोल्यूशन के अंदर मेटल और उसके आयन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्यों सेटअप हुई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की वजह से। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन होगी तब भी पोटेंशियल सेटअप होगी, जब रिडक्शन होगी तब भी पोटेंशियल सेटअप होगी। तो फाइनली हम एक और डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आप लिख लो इसको। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन लिखो, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी सिंपली डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी सिंपली डिफाइंड एज, electrode potential may be simply defined as the tendency of an electrode to lose or gain electrons, ठीक है, to lose or gain electrons when it is in contact with, ठीक है, a solution of its own ions। ठीक, ये फाइनल डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ठीक, तो टेक्स्ट बुक में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो चीज और ये चीज बिल्कुल कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्टेड है, अलग नहीं है। ठीक है, फाइनली हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, तो यहां मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी सिंपली डिफाइंड एज, मतलब इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, जब उसको हम उसी के आयंस के सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रख लें। ठीक, तो वही है, देखो ये वही है ना, व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयंस, मतलब जब उस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड को, जब हम एक मेटल रॉड को उसी के आयंस के सोल्यूशन में रख दें, देखो मेटल रॉड को इसी मेटल आयन के सोल्यूशन में रखा हुआ है, जब हम ऐसा कर दें तो उस टाइम मेटल की क्या टेंडेंसी है, इस मेटल की टेंडेंसी है क्या, इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या फिर इस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है,
चाहे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करे चाहे गेन करे, दोनों ही केस में बीच में चार्ज सेपरेशन होता है। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको अंदर जाके हम देखेंगे, उस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, लेकिन ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक मेटल को उसी के आयन के सोल्यूशन में रखें तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या फिर मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इस मेटल की पोटेंशियल। अब देखो इस ये जो मेटल रॉड है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, इस मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोड को हम उसी के आयन के सोल्यूशन में रखें, यहां भी इलेक्ट्रोड को उसके आयन के सोल्यूशन में रखा है, तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसी चीज को हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो दो किस्म की हो सकती है, किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल दो किस्म की हो सकती है। देखो फाइनली हमने यहां तीन केसेस बनाए थे ना कि जब हम एक इलेक्ट्रोड को, एक मेटल को उसके आयन में रखेंगे या तो कुछ नहीं होगा, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, तो बचे क्या, दो केस बचे। दो केस में क्या हुआ, एक में उस मेटल के इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, एक में यहां मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ये दो केस हुए, हमारे पास दो केस बचे। अब देखो एक बार फिर बोलता हूं मैं, ठीक है, एक बार फिर बोलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल को हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, तो किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या फिर गेन करने की है, क्या टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि मेटल को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या फिर किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, उसको हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब देखो अगर किसी मेटल की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, तो हम बोलेंगे उसकी क्या क्या पोटेंशियल है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसकी क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, ये बोलेंगे। अगर किसी मेटल की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो हम बोलेंगे उसकी क्या पोटेंशियल है, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन होता है, हम बोलेंगे उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो दो किस्म की हो सकती है, किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल होगी। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको हम उसी के आयन में रख रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको अगर हम उसी के आयन में रखें तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, ठीक, ठीक है, हमसे अगर कोई बोल दे, देखो एक बार ऐसे समझो, अगर हमसे कोई बोल दे कि एक इलेक्ट्रोड है उसको हमने उसी के आयन में रखा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, मतलब मेटल टूट के आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है, तो हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन होने की है। ठीक, अगर हमसे कोई बोल दे कि एक मेटल को उसी के आयन में रखा है, आयन के सोल्यूशन में रखा है, तो मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बताओ इसकी पोटेंशियल क्या है, तो हम बोलेंगे क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन होने की पोटेंशियल है। तो फाइनली आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी मेटल की क्या टेंडेंसी है, ठीक, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है या रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं कि इफ electrons are released during the process, are released during the process, अगर प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। और if electrons are accepted, if electrons are accepted, ठीक है, during the process, बोलो आगे क्या लिखूं, ठीक है, this is called reduction potential। ठीक, अब मैंने जो आपको बताया ना उसी चीज को लिख रहा हूं,
अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आपको पूरा चैप्टर समझो आ गया समझ में। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको यहां जो डेफिनेशन लिखवाई थी इसी को पढ़ लो, यही समझ लो, यही काफी है, ठीक है। देखो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, आप पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से स्टडी करोगे आप फिजिक्स में, तो उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो आप ये देखो, यहां मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी कि इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या होती है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक। मतलब किसी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोड होता क्या है, मेटल रॉड जो हम यहां सेल के अंदर डालते हैं उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक। तो मेटल रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है या गेन करने की है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो अगर किसी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है तो उसकी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, उसकी टेंडेंसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की तो बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है, ठीक। अगर किसी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो बोलेंगे उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। तो अगर ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है तो टेंडेंसी को हमने पोटेंशियल बोला था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे, रिडक्शन होने की है तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन होती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होती है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पहले से ही पता है। ये देखो वही लिखा है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब अगर हम मेटल आयन को उठा के उसी के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, रिलीज का मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो बोलेंगे उसकी क्या पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यही लिखा है। अब देखो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हम बोले मेटल को उठा के उसके आयन में डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने का प्रोसेस हो रहा है, तो बोलेंगे क्या है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बोलेंगे उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब उसकी पोटेंशियल क्या है, मतलब टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन होने की है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, हमें उसकी पोटेंशियल पता है, ठीक, हमें यह पता है कि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेल बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है चीज, इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि चार्ज सेपरेशन होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में, वोल्ट्स में। तो फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में, ठीक। तो हम वैल्यू भी निकालेंगे आगे, हम वैल्यू भी निकालेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड की, सपोज ये जब हमने ये रखा, ये जब इसमें हमने इसके अंदर में ये इलेक्ट्रोड डाला तो इसकी कितनी पोटेंशियल है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितनी, उसको वोल्ट्स में हम निकालेंगे भी, वोल्ट्स में, जैसे 2.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट्स में हम निकालेंगे भी उसको, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतना मैंने समझा दिया आपको, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ये समझाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप एक चीज यहां लिख लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है। ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब देखो जैसे आपको पता है ना, जैसे हमारी वॉल्यूम होती है, जैसे हमारा मास होता है, इनका कोई यूनिट होता है, जैसे वॉल्यूम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इसी तरह जैसे मास 1 ग्राम, 2 ग्राम या 10 किलोग्राम या जितना भी, इसी तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है, आगे हम निकालेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, जैसे मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आया, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है क्या, ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको हम उसकी हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है तो कितनी पोटेंशियल है, मतलब जल्दी ऑक्सीडेशन जल्दी होगी या लेट होगी, अगर रिडक्शन होने की पोटेंशियल है तो कितनी है, रिडक्शन जल्दी होगी या लेट होगी, वो सारी वैल्यू से हमें पता चलता है, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब एक पॉइंट और लिखो, देखो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन तो पता है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड आपने पहले भी सुना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऐसा आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, एट एसटीपी, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा एसटीपी, ठीक है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उस बेस पे हम चीजों को स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना, तो आप एक लाइन लिखो यहां, लिखो इफ इन अ हाफ सेल, इफ इन अ हाफ सेल
if in a half cell the metal rod is suspended, the metal rod is suspended if in a half cell the metal rod is suspended in a solution of 1 molar concentration, ठीक है, in a solution of 1 molar concentration, ठीक है, and temperature is kept at and temperature is kept at 298 Kelvin, ठीक है, 298 Kelvin. The electrode potential is called standard electrode potential. The electrode potential, ठीक है, is called standard electrode potential. Standard electrode potential, ठीक. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यहां लिख देते हैं रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट, ठीक. तो ये मैंने लिखा है कि अगर हम इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को चेक करें स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. देखो, इफ इन अ हाफ सेल, अगर हम एक हाफ सेल के अंदर, देखो सपोज ये एक हाफ सेल है, इसमें मेटल रॉड को सस्पेंड किया, लटकाया हुआ है उसी के सोल्यूशन में, यही किया हुआ है, वही लिखा है इफ इन अ हाफ सेल द मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 m कॉन्सेंट्रेशन. अगर हमारे पास एक सेल में मेटल रॉड को एक ऐसे सोल्यूशन में, उसी के सोल्यूशन में डाला हुआ है, लेकिन वो जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m में, 1 मोलर है. आपको मोलरिटी पढ़ाया था सोल्यूशन चैप्टर में, वहां से आया 1 मोलर. अगर मेटल रॉड को ऐसे सोल्यूशन में लटकाया हुआ है, ऐसे सोल्यूशन में डाला हुआ है जिस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, तो इस पूरे हाफ सेल को रखा हुआ है टेम्परेचर 298 केल्विन पे, तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड होती है. इस कंडीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकल के आती है या होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. तो वही लिखा है इफ इन अ हाफ सेल मेटल रॉड इज सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. अगर मतलब किसी हाफ सेल में मेटल रॉड को हमने ऐसे सोल्यूशन में डाला है जिस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर को हमने 298 केल्विन रखा है, ठीक, उस टाइम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस कंडीशन के ऊपर जब सोल्यूशन जो यहां डाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर को 298 केल्विन रखा है, इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हम निकालते हैं उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है. ई नॉट, ई के ऊपर एक गोल डाला हुआ है जीरो सा, को ई नॉट बोलते हैं. तो ई नॉट से उस टाइम हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. अब एक पॉइंट और लिखो, कामा डाल के लिख सकते हो, इफ अ गैस इज इन्वॉल्व्ड. आगे आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होंगे जिसमें गैस भी इन्वॉल्व होगी, गैस इन्वॉल्व होगी, मतलब उनको बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड्स. वो इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जहां गैस इन्वॉल्व होती है उनमें, ठीक है. इफ अ गैस इज इन्वॉल्व्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 1 atm प्रेशर. 1 atm को 1 बार भी बोल सकते हैं, 1 atm लिखो चाहे 1 बार लिखो, ठीक है. 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक. तो अगर देखो, अगर गैस नहीं है, अगर कोई और इलेक्ट्रोड है जो हाफ सेल में लटकाया हुआ है ऐसे, तो अगर सोल्यूशन जो रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी. उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है. अगर हम यहां हमारे पास कोई गैस इलेक्ट्रोड है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई गैस इन्वॉल्व है, तो उस टाइम स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, आपको पता है गैस में प्रेशर यूज होता है, ठीक है, प्रेशर यूज होता है ना. तो इफ अ गैस इज इन्वॉल्व, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर सेम होगा लेकिन प्रेशर को 1 atm रखेंगे. 1 atm इज इक्वल टू 1 बार भी हो सकता है, ठीक है. इतना आपको समझ में आया, ठीक. मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इसको एक बार हटा देते हैं, आप एक बार अच्छे से लिख लो, फिर आगे चलते हैं. कोई भी प्रॉब्लम आए आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो. एक बार अभी मैं फिर से आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है. टॉपिक हमारा खत्म हो गया समझो, बस कुछ क्वेश्चंस करने, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आपको, फिर थोड़ा सा और है, ठीक है, थोड़ा सा और है, अभी छोड़ना नहीं है अभी, ठीक. हटा दें फिर आगे चलते हैं.
तो अभी एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चला जाए। ठीक, तो आप मुझे खुद बताओ अब क्या होता है। बोलो पहले जल्दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? आप बोलोगे नहीं सर कहां से, क्या अब कहां से रिवाइज करा रहे हो? देखो आपके दिमाग में बिठाना है ना। ठीक, मुझे जितना मर्जी कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरा कुछ फायदा हो इसलिए आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? बोलो, बताओ। आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। और इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता क्या है? वो मेटल की रॉड जो हम हाफ सेल के अंदर डाल देते हैं उसी के सोल्यूशन में। ठीक, तो आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी? आप बोलोगे नहीं सर इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, या फिर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल। ठीक, तो अगर किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है, देखो अगर किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी जो है ऑक्सीडेशन होने की है, तो हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रोड की, सपोज कोई इलेक्ट्रोड हमारे पास एम में, ठीक, इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने की है, तो हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है। अगर सपोज हमारे पास कोई मेटल है एल या फिर यू, ठीक, तो हम बोले इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है, मेटल इलेक्ट्रोड है कोई यू, इसकी जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन होने की है, तो हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। ठीक, ऐसा बोलेंगे। यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फाइनली ये काम होता क्यों है? ये काम होता है चार्ज सेपरेशन की वजह से। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया, अगर हम देखो आपको और भी चीजें बताई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि एक्चुअल में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसको हम वी में, वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड की कितनी पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन होने की है या रिडक्शन होने की है, और है कितनी, उसको हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में। तो ई की हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आगे हम जब देखेंगे ना, ई की हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया। और मैंने बोला अगर हम किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ई नॉट, उसको बोलेंगे ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, और अगर देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए सोल्यूशन की, और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। इस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे उसको बोलेंगे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक, अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको बताई, अगर किसी इलेक्ट्रोड में गैस इन्वॉल्व है, तो यहां स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? प्रेशर। ठीक है, 1 atm प्रेशर या फिर 1 बार प्रेशर, और टेम्परेचर वही सेम 298 केल्विन। ये मैंने आपको बताया। ठीक, मुझे उम्मीद है अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक, अब देखो, अब आपको मैं एक और चीज समझाता हूं। देखो सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड एम में, ठीक, इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो पोटेंशियल है वो हमारी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई और दूसरा इलेक्ट्रोड है एन, इसकी जो पोटेंशियल है वो हमारी है रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, अब ये पोटेंशियल कितनी है, कहां है, वो भी आगे समझ में आएगा। अभी हम बस जो मैं करा रहा हूं वो करो, देखो ना, जो मैं करा रहा हूं अभी वो करो, आगे और समझ में आएगा। सपोज मैं मान रहा हूं मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड है एम जिसकी पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है। ठीक, और दूसरा मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड एन है, इसकी रिडक्शन होने की पोटेंशियल है। ठीक, यही दो पोटेंशियल हो सकती हैं सपोज। तो आपको पता है अगर ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल होगी, ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल होगी, तो हम बोलेंगे इसमें मेटल किस में कन्वर्ट होगा? एम एन प्लस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा अगर ऑक्सीडेशन होने की पोटेंशियल है। तो अब देखो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखो यहां क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखो ना, आपको अगर मैं बोल दूं इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना इसकी, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? मेटल एम एन प्लस में जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल एम से एम एन प्लस जा रहा है ना, तो मैं यहाँ ई डाल के लिख लूंगा, मेटल एन एम से किस में जा रहा है? एम एन प्लस में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एम से एम एन प्लस में जा रहा है।
ठीक। अब देखो मैं बोल रहा हूं एन मेटल है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो होगा क्या इसमें, इसमें एन प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, मुझे एक चीज और भी करनी चाहिए थी, जहां आपने ये रिएक्शंस लिखी है ना, वहां आप ये लिख लो, अगर एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन यहां लिखना है आपको। ठीक, तो अगर यहां देखो ना एन प्लस है तो यहां एन इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन इलेक्ट्रॉन। अगर यहां एम एन एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो यहां एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर जितने यहां गेन करेगा उतना ही यहां ये आएगा ना। ठीक है, तो ये एन इलेक्ट्रॉन कर देना आप। ठीक, इतना करना। देखो मैं बोल रहा हूं इस इलेक्ट्रोड की कौन सी पोटेंशियल है, रिडक्शन होने की पोटेंशियल है। तो अगर रिडक्शन होने की पोटेंशियल है मतलब इसको जब हम इसी के आयन में डालेंगे तो आयन्स उठ के कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल की तरफ जाएंगे, मतलब एन प्लस जो है एन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके एन में कन्वर्ट होगा। ठीक, समझ में आया। अब देखो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअल में होती क्या चीज है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होते हैं ना दोनों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। तो रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन में क्या होता है, यहां एन प्लस से क्या बन रहा है, एन। तो ऐसे हम रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। आपको दिख जाना चाहिए कि अगर एम से एम प्लस बन रहा है तो ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर कहीं वैल्यू लिखी हुई है ई एम से एम प्लस तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। ठीक, अगर कहीं ऐसा है तो आपको पता है एन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एन में जाएगा, तो ये एक्चुअल में यहां रिडक्शन हो रही है, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अगर कहीं ऐसा दिख जाए ई और नीचे एन प्लस से एन, या फिर ऐसा हो जाए कहीं ई एम प्लस से एम, तो ये किसकी वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक और चीज समझो, देखो यहां आपको मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है सिर्फ दो किस्म की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकती है या रिडक्शन पोटेंशियल हो सकती है। ठीक, ये हो सकती है। अब देखो हमारे पास सपोज इलेक्ट्रोड एम में इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड एन में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, तो कोई भी दुनिया के इलेक्ट्रोड आप लेके आओ, किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल होगी। अब देखो आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने ये बोला कि जो मर्जी इलेक्ट्रोड हो, चाहे उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, हम सारे ही इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होगी, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, सिल्वर का है, कॉपर का है, जिंक का, आयरन का है, हाइड्रोजन है, जितने भी इलेक्ट्रोड है, सब इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल तो दो किस्म की हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये दोनों पोटेंशियल हो सकती है, किसी की ऑक्सीडेशन किसी की रिडक्शन। तो आईयूपीएसी ने ये बोला कि आप क्या करो, इन्होंने एक बाई कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब इन्होंने एक रूल बना दिया कि आप चाहे किसी की ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, आप सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करो। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करो। ठीक, इन्होंने बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसको रिडक्शन तो ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बोलो। ठीक है, ठीक है, आई समझ आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि दुनिया के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन हो सकती है या रिडक्शन, मतलब उनमें या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकती है या रिडक्शन पोटेंशियल हो सकती है। लेकिन आईयूपीएसी ने बोला कि आप सारी ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको ही रिडक्शन की टर्म में ही लिखोगे, मतलब उन्होंने एक रूल बना दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म में लिखेंगे। ठीक, अगर किसी मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, उसको भी रिडक्शन के टर्म में ही लिखेंगे, ये उन्होंने रूल बना दिया। तो आप क्या बोलोगे, आईयूपीएसी ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म में लिखेंगे, बस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं अभी यहां से क्या समझ में आ रहा है, अगर किसी भी मेटल की किसी भी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो हमें देखनी है तो मतलब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ही है वो। ठीक है, ये किसने बोला, या आईयूपीएसी ने एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया कि इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकती है, किसी की रिडक्शन भी, लेकिन हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग सारे ही इलेक्ट्रोड को हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ही देखना है। ठीक है, अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है तो उसकी भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही देखनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखनी ही नहीं। ठीक, ठीक, आई समझ आपको। ठीक, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उन्होंने क्या बोल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ऑक्सीडेशन को खत्म कर दिया, बाई कन्वेंशन ये बोल दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक, तो अगर हमारे पास किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज नहीं करना है, इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ये बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है, रिडक्शन पोटेंशियल
जो होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, उसके साथ माइनस लगा के हम उसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक, आपको ये समझ में आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे। तो आईयूपीएसी ने क्या रूल दिया हुआ है, आईयूपीएसी ने ये बोला है कि किसी इलेक्ट्रोड की चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन हो, हमें सिर्फ रिडक्शन ही यूज करनी है। अगर किसी की ऑक्सीडेशन है उसको भी रिडक्शन के टर्म में ही लिखना है। ठीक, तो अगर किसी की ऑक्सीडेशन है तो उसको रिडक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ माइनस लगाओ तो वो रिडक्शन बन जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखना है। ठीक, ये आपको समझाना था। अब देखो, आपको ये लिखना नहीं है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, फिर आपको मैं लिखवा देता हूं चीजें। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आस्ता आस्ता करके आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आप एक लाइन ऐड करो। लाइन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, मतलब आजकल की जो मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, मतलब मॉडर्न जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हाफ रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस are always written as reduction half reactions। ठीक है, ठीक, and their potentials are represented as, their potentials are represented as reduction potentials। ठीक, reduction potentials। ठीक, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसमें और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, अगर कहीं आपको दिख जाए, ऐसा दिख भी सकता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बताया था, ई एम से एम प्लस, ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिडक्शन पोटेंशियल is represented by, ठीक है, is represented by E M प्लस से M। ठीक, तो ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा भी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये मेटल से M प्लस जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, और आपको पता है M प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी M में जाएगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेजेंट कन्वेंशन है, प्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, मतलब आजकल जो है उन्होंने ये बोल दिया। देखो पहले हम क्या करते थे, हम हाफ रिएक्शंस क्या होती है, जैसे जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहां से कॉपर बन रहा है। ये दो हाफ रिएक्शंस थी, ये भी हाफ रिएक्शन, ये भी हाफ रिएक्शन, ये भी हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन। तो हमने पहले ये सीखा था कि ये जो हाफ रिएक्शन होती है ना, ठीक है, ये जो हाफ रिएक्शन है ना, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो हाफ रिएक्शन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कल पढ़ा था। ठीक, और अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि देखो इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तभी निकल रहे हैं।
ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है जिंक की, तभी निकल रहे हैं। और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी है। तो पहले ऐसा था कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो उसकी पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस रिएक्शन की पोटेंशियल क्या होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी ना। देखो समझाना पड़ेगा, जो जिंक वाली रिएक्शन है ना, जिंक वाली रिएक्शन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई जेड एन से Zn2+। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। जिंक वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और कॉपर की क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ECU2+ से Cu बन रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक। तो पहले क्या था? पहले जहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखी जाती थी, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखी जाती थी। ठीक है। अब क्या हो गया? मॉडर्न कन्वेंशन ने ये बोल दिया कि ऑक्सीडेशन हाफ आप लिखो ही मत। मतलब देखो, इसकी ऑक्सीडेशन है, इसकी रिडक्शन है, उन्होंने बोला सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी है उसको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख लो। ठीक, उन्होंने ये बोल दिया। तो यही मैंने यहां लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, मतलब प्रेजेंट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हाफ रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उन्होंने बोला कि हाफ रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो। सपोज अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिख लो। ठीक, उन्होंने ये कन्वेंशन बता दी। और पोटेंशियल जो है उनकी पोटेंशियल को ऑलवेज किससे लिखो? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है चाहे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो जो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो किस्म की हो सकती है। उन्होंने बोला रिडक्शन हाफ की ही फॉर्म में सबको कर दो, ऑक्सीडेशन वालों को भी रिडक्शन हाफ में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ना, उसको भी रिडक्शन हाफ में ही लिखेंगे। ठीक है, रिडक्शन हाफ की फॉर्म में। और अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको भी किस में लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो उन्होंने फाइनली ये बोल दिया कि जो मर्जी पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन हो चाहे ना हो, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी रिएक्शन को, मतलब किसी रिएक्शन की अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखनी है तो वो हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखेंगे। यही बोला है। देखो प्रेजेंट कन्वेंशन क्या बोल रहा है? हाफ रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज, उन्होंने बोला हाफ रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में मत लिखो, हाफ रिएक्शंस को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में। सपोज जैसे ये हमारी ऑक्सीडेशन की फॉर्म में रिएक्शन है ना, तो उन्होंने बोला इसको भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखो। तो कैसे इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? ऐसे Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से बन रहा है Zn। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें, लेकिन इसको हम रिडक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे नहीं, इसमें भी आप रिडक्शन की फॉर्म में लिख लिया, इसमें भी रिडक्शन होगी, इसमें भी रिडक्शन होगी, तो फिर सेल कैसे चलेगा? अब ये चीज हमें आगे समझ में आएगी। एक्चुअल में होता क्या है, हम यहां से ये देखते हैं कि इसको भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं उसकी रिडक्शन होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है उसको बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहां हम अगर इन दोनों रिएक्शंस को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख भी दें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिख भी दें, फिर भी होता क्या है, इस वाले की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसमें रिडक्शन होती है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, इसमें ऑक्सीडेशन होती है। होता तो वही है। ठीक है, होता तो वही है, आपको ये चीजें आगे समझ में आएंगी। तो फाइनली मैं ये बोल देता हूं कि IUPAC ने क्या बोला, प्रेजेंट कन्वेंशन क्या है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मत लिखो, उसकी जगह भी रिडक्शन हाफ ही लिखो। और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसी की, उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखा है कि उनकी पोटेंशियल को भी किस में लिख लो? रिडक्शन की। ठीक, तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है उसके साथ माइनस लगाओ और उसको भी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लो। ठीक, तो अब से आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है और कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि हमने अभी सीखा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोड की रिडक्शन। लेकिन IUPAC ने बोला जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना है। तो हम फाइनली बोलेंगे किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या होती है? उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसकी रिडक्शन होने की कितनी पावर है, उसी को ही उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन होने की पावर ज्यादा है या फिर कम है, उसी को ही उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, कितनी बार मैंने बोल दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो लाइन है ये वही है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है,
और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये है हमारा कंसेप्ट। अगर आपसे कोई बोल दे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपसे कोई बोल दे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर होगी? ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, ये अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं है बल्कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देखो, अगर आपके सामने वैल्यूज दी हुई हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर आपके सामने वैल्यूज दी हुई हैं, सपोज वैल्यूज दी हुई हैं 1.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। तो आप यहां से मानोगे ये जो वैल्यूज हैं ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी बोलोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया कि मॉडर्न पहला क्या कंसेप्ट था, पहले कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकती है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकती है। अभी उन्होंने ये बोला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को खत्म कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलो। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ देखेंगे उसकी रिडक्शन होने की कितनी टेंडेंसी है। पहले क्या था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अगर देखें तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी या फिर रिडक्शन होने की टेंडेंसी। अब क्या है, लास्ट टाइम बोलो, अब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो अगर कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। ठीक, ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज वैल्यू दी हुई है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं अगर। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज किसके लिए होती हैं, इलेक्ट्रोड्स के लिए। जैसे ये हमारी रिएक्शन है, इसके लिए वैल्यू होगी, ये रिएक्शन है इसके लिए होगी। ठीक, ये आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि अगर ये हमारे पास वैल्यूज दी है तो हमारे पास पता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की है। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें से किस में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी? तो हम देखेंगे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ज्यादा है उसमें रिडक्शन होगी। तो हम अगर करें इसमें चेक तो देखो 6 वोल्ट सबसे ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे 6 वोल्ट में सबसे ज्यादा रिडक्शन होगी, 6 वोल्ट में रिडक्शन होगी। अगर 6 वोल्ट को हम 4 से कंपेयर करेंगे ना तो 6 में रिडक्शन होगी, तो 6 से कम वैल्यू 4 की है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे, 4 वाले में ऑक्सीडेशन होगी, 6 वाले में रिडक्शन होगी। ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब उसका क्या है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही उसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी होती है। ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आया समझ आपको इतना? तो अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके। ठीक, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अभी हम इसको हटाते हैं, अभी हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं छोटा सा। इस बेस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हटा दें इसको, आप अच्छे से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अभी आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ये वाली, सेल वोल्टेज या फिर ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ठीक, अभी मैं आपको बताता हूं, देखो सेल वोल्टेज या फिर ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ये क्या होता है। ठीक, यहां लिख देते हैं एक बार, इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर इसको सेल वोल्टेज भी बोलते हैं, या फिर इसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक, आपको पता है कि जब सेल कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो कैसा होता है, ऐसा। ठीक, आपको पता है हम वही डेनियल सेल की एग्जांपल ले रहे हैं, ये डेनियल सेल है हमारा, ये रॉड इधर है, ये रॉड इधर है। ठीक, यहां साल्ट ब्रिज लगा था, आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहां ये जो है जिंक रॉड है, यहां ये जो कॉपर रॉड है। ठीक, अब यहां क्या हो रहा था, जिंक से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे।
यहाँ क्या हो रहा था, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ सोल्यूशन भरा था कॉपर सल्फेट का, यहाँ सोल्यूशन भरा था जिंक सल्फेट का। ZnSO4 सोल्यूशन था यहाँ था हमारे पास कॉपर सल्फेट। और हमने यहाँ देखा था कि यहाँ से एक वायर लगाई थी, कहाँ, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया था जिसमें एक सुई लगी थी ऐसे, यहाँ से भी एक तार लगाई थी वोल्ट मीटर के साथ, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, ये हमें पता है। अब देखो सेल पोटेंशियल या फिर वोल्टेज क्या होता है, ठीक। आपको पता है कि यहां इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी इसकी, ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी ना। तो इसकी है क्या पोटेंशियल, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां देखो ये इलेक्ट्रोड लगा है तो इसकी भी यहां कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, ठीक है। अब आपको पता है इसको हमने, इस इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड बोला था, ठीक है, और आपको ये भी बताया था कैथोड को हमेशा राइट की तरफ लिखा जाता है, ठीक। और इस इलेक्ट्रोड को हमने एनोड बोला था, और आपको ये भी बताया था एनोड को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, ठीक है। अब देखो सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज ये क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड की कुछ पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड की कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक। अब आपको मैंने अभी बताया एक्चुअल में इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन इसको भी हम किस में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। ऑक्सीडेशन हो उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं, है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन इसको भी हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो हम देखो इस इलेक्ट्रोड को हम यहां बोल देते हैं एनोड, ये एनोड है ना, तो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ठीक। देखो यहां तो है ही रिडक्शन पोटेंशियल इसकी, तो इसको तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक। ये कैथोड है तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ रहा है आपको। कुछ भी नहीं किया मैंने, वही सेल बनाया, मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसकी भी, इस इलेक्ट्रोड की भी कुछ पोटेंशियल होगी, तो इस इलेक्ट्रोड की एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हमें बाई कन्वेंशन क्या करना है, आईयूपीएसी ने बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। हमने लिख दिया इसको, जब हम है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन इसको जब हमने रिडक्शन की फॉर्म में लिखा तो इस इलेक्ट्रोड को एनोड है ना, ये एनोड, तो इसको बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसकी तो है ही रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको भी हमने बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब देखो इसकी भी कुछ पोटेंशियल है, इसकी भी कुछ पोटेंशियल है, ठीक। अब देखो अगर हम इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे तो वो वोल्टेज वो होगी जो हमें यहां शो होगी, ठीक है। तो वही, उसी को ही हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सेल पोटेंशियल, तो आप लिखोगे कुछ भी नहीं होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक, ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स constituting the cell, constituting the cell, ठीक, constituting the cell is called cell potential, और इसको बोलते हैं सेल वोल्टेज, ठीक। और इसी सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज को हम एक और चीज भी बोलते हैं, यहां आप लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल when no current is drawn, when no current is drawn from the cell, drawn from the cell, ठीक। तो ये है हमारी डेफिनेशन, सेल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। आपको पता है यहां इलेक्ट्रोड लगा है, यहां इलेक्ट्रोड लगा है, दोनों इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होगी, आपको पता है। अब दोनों इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस होगा वही हमें यहां दिखेगी वोल्टेज, उसी को ही हम बोलते हैं सेल वोल्टेज, ठीक है। समझ में आया आपको,
ठीक है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है और कुछ नहीं। तो आप डेफिनेशन को पढ़ो, कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सेल वोल्टेज। देखो, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल। कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल का मतलब है कि जिन इलेक्ट्रोड से सेल बना हुआ उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज। ठीक है, ये एक्चुअल में देखो इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक पे ऐसे भी लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इलेक्ट्रोड, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ही सेल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, आई समझ आपको? तो ये भी डेफिनेशन ठीक है। क्या बोलोगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड की अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। दोनों इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कितनी कितनी है? ठीक है, आपको पता है एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरे की होगी रिडक्शन पोटेंशियल, उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी करंट फ्लो होगा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर हम निकालेंगे तो उतनी ही वोल्टेज हमें सेल देगा। ठीक है, आई समझ आपको? तो देखो, अगर हम इस वोल्टेज को किसी भी टाइम चेक कर लें, किसी भी टाइम चेक करें, चाहे सेल जो है उसका कनेक्शन हुआ है, मतलब वो किसी जगह लगा हुआ है, सेल काम कर रहा है, किसी लाइट को जला रहा है, सेल अपना काम कर रहा है, अगर हम उस टाइम चेक करें तो इसको सेल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम सेल को बिना यूज किए, जैसे जैसे हम सेल बनाएं, जब इसकी फुल वोल्टेज हो, फुल वोल्टेज जैसे सेल बनाएं, कोई भी करंट सेल से ना लें हम, उस टाइम अगर हम इस सेल वोल्टेज को चेक करें, उस टाइम हम इसको ईएमएफ बोलते हैं। तो ये लिखा है मैंने, इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब देखो, जब सेल से करंट ले लिया गया है, कुछ ना कुछ करंट ले लिया गया है, उस टाइम जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे ना, तो वो जो आएगी उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक, और जब सेल न्यू है, उसमें से कोई भी करंट नहीं लिया गया है, उस टाइम जब हम इस सेल वोल्टेज को चेक करेंगे तो वो वोल्टेज जो होती है उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में डिफरेंस होता है। ठीक है, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में डिफरेंस होता है। सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जब मर्जी ले लो, मतलब चाहे सेल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, करंट निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, जब हम यहां से इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल वोल्टेज। ठीक, जब करंट हमारा बिल्कुल सेल से नहीं लिया हुआ है, ठीक है, मतलब जब सेल से करंट बिल्कुल ड्रा नहीं किया हुआ है, सेल फ्रेश है, जितनी वोल्टेज उसमें है उतनी है, उस टाइम अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये जो हमारा सेल पोटेंशियल है, ये क्या है एक्चुअल में? सेल पोटेंशियल एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या एक्चुअल में? पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ओवरऑल ये जो सेल पोटेंशियल है ये भी एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल पोटेंशियल क्या है? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल में। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी देखो ना, सेल पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसको भी तो किस में मेजर करेंगे? वोल्ट में ही करेंगे। तो आप बोलोगे सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, तो सेल पोटेंशियल को भी किस में मेजर करेंगे? वोल्ट्स में। ठीक है, सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल को भी किस में मेजर करेंगे? वोल्ट्स में। तो आप लिखोगे यहां मेजर्ड इन वोल्ट्स, इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर कर रहे थे? ई से। तो अभी हम सेल पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। सेल पोटेंशियल क्या है? वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही डिफरेंस है। तो मतलब सेल पोटेंशियल को हम ई सेल लिखेंगे। ठीक, देखो मैं यहां लिख देता हूं रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। ई सेल से, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालेंगे तो इसको ई नॉट सेल से करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि सेल पोटेंशियल
और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। सेल पोटेंशियल एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस, उसी को सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल साथ में लगा दो तो सेल पोटेंशियल हो गया। तो सेल पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा। तो अब हम सीधा सीधा निकालते हैं ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं। तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और बाई कन्वेंशन आपको कैथोड को जो है पहले लेना है, ठीक है। पहले कैथोड को लेना, फिर एनोड को, मतलब ये माइनस ये करना है, ठीक। अब आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस फॉर्म में लेंगे? रिडक्शन की फॉर्म में, ठीक। क्योंकि आपको अभी बताया कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन हम दोनों को किस फॉर्म में लेंगे? दोनों को ही रिडक्शन की फॉर्म में लेंगे। तो अगर मुझे निकालना है ई नॉट सेल, मतलब सेल वोल्टेज कितनी होगी वो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? ये माइनस ये करूंगा। ये भी बाई कन्वेंशन है, बाई कन्वेंशन है कि कैथोड को इस तरफ लेना है, एनोड को इस तरफ लेना है, ठीक। मतलब कैथोड, अभी मैं बताता हूं। देखो अगर मुझे ई सेल की वैल्यू निकालनी होगी ना, ये होता है क्या है? डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल का, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे? इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल माइनस इसकी पोटेंशियल, ठीक। इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि इस तरफ कैथोड है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक। इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि देखो है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन लेंगे हम रिडक्शन की फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक। ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, तो इस वाला इलेक्ट्रोड, ये जो इसको कैथोड बोला है, इसको एनोड बोला है, तो इसका इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, उसको किस में लेते हैं? हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लेते हैं, इसको भी हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लेते हैं। तो ये माइनस ये करना है, कैथोड माइनस एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। और आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? देखो आपको मैंने अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक ही चीज है। कि पहले तो ये बोला गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी, लेकिन अभी फाइनली आईयूपीएसी ने ये बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक। तो अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। तो यहां लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से, अभी आपको बताया था। तो ई नॉट कैथोड आएगा माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ई नॉट सेल क्या होता है? ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये एक फार्मूला है, ये यूज होने वाला है आगे। देखो ना, समझ में आया आपको? देखो कुछ भी नहीं है, अगर पीछे जो पढ़ाया है उसको ध्यान से समझ रहे हो, ये तो समझ में आना चाहिए, ठीक। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टार्टिंग में ये बोला था कि क्या पोटेंशियल है किसी इलेक्ट्रोड की, ऑक्सीडेशन होने की, रिडक्शन होने की है, ये बोला। बाद में बोला कि इलेक्ट्रोड की चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन हो, लेकिन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है, ठीक। तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ई से करते हैं या फिर ई नॉट से करते हैं अगर स्टैंडर्ड हो, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल को भी तो इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? रिडक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं ना। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, और कुछ नहीं, रिडक्शन होने की टेंडेंसी, ठीक। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम ई नॉट कैथोड लिख सकते हैं माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्यों लिखा? सेल वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई नॉट इसलिए लिखा सेल वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक। तो अब देखो कैथोड राइट साइड होता है, ये राइट साइड कैथोड होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो
कुछ भी नहीं है। कैथोड को राइट साइड हमेशा, ये स्टैंड रेफरेंस है, मतलब बाई कन्वेंशन कैथोड को राइट साइड लेते हैं, एनोड को लेफ्ट साइड लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो हमेशा ई नॉट सेल को हम कैथोड माइनस एनोड लिखेंगे या राइट माइनस लेफ्ट, अगर सेल दिया हुआ है राइट माइनस लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ये फार्मूला इसका, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया, ये ई नॉट सेल का फार्मूला है, ठीक। देखो इस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस दिए होंगे ना, आपको मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दी होगी, आपको सेल की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, ये सेल वोल्टेज का ही फार्मूला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इतना मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अभी हम देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, ये कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। यहां इसको हटा देता हूं यहां से। देखो सेल की वोल्टेज किस पे डिपेंड कर सकती है, बोलो। सेल की वोल्टेज जो कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां रखी उस पर डिपेंड कर सकती है, कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड कर सकती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकती है सेल की वोल्टेज, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालेंगे तो ई नॉट निकालेंगे, लेकिन सेल की वोल्टेज बाकी चीजों पे डिपेंड भी तो कर सकती है। हमने जो सोल्यूशन लिया सेल में कितनी कॉन्सेंट्रेशन का लिया, ठीक है, कैसी रिएक्शन हो रही है, कैसा इलेक्ट्रोड है, उस पर डिपेंड भी कर सकती है। तो आप लिखोगे EMF डिपेंड्स अपॉन, EMF डिपेंड्स अपॉन, EMF किस पे डिपेंड करता है, EMF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 2 हाफ सेल्स, ठीक। और तीसरा डिपेंड करता है किस पे, EMF किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक। EMF को आप सेल वोल्टेज बोल दो, बस EMF वो वोल्टेज होती है जब सेल को कहीं कनेक्ट नहीं किया होता, जो सेल की मैक्सिमम वोल्टेज है वही जो वोल्टेज होती है उसको EMF बोलते हैं। तो टोटल सेल वोल्टेज या फिर EMF, ये सारी ही चीजें इन चीजों पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल वोल्टेज के बारे में। अब देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो हम उसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, फिर डिफरेंस देखते हैं। अभी देखो ये डिफरेंस है, आप एक बार चेक करो, ये इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो अच्छे से, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, मैंने आपको बताया था ना, सेल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो यहां आप बोल सकते हो, देखो पहला पॉइंट है EMF क्या होता है, EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में जब कोई करंट फ्लो ना हो। देखो सेल पोटेंशियल को आप टेक्स्ट बुक के ऊपर आप डेफिनेशन देखो, टेक्स्ट बुक के ऊपर डेफिनेशन ये भी लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रोड जो सेल बनाने में लगे हुए हैं उन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। तो हम यहां देखेंगे EMF और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। सेल पोटेंशियल का यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया EMF क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज, EMF मैक्सिमम वोल्टेज होती है जब सेल से करंट को ना ड्रा किया जाए उस टाइम, और सेल पोटेंशियल जो होती है ये किसी भी टाइम जो वोल्टेज होती है वो होती है, ठीक। और होती दोनों चीजें ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो EMF क्या है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम EMF जो है होता है, ठीक। और दूसरा जो लिखा हुआ है सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, वो जब सेल से करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम जब हम वोल्टेज चेक करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि देखो EMF मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो एक सेल दे सकता है, एक सेल मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकता है उसको EMF बोलते हैं, ठीक। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है देखो हमेशा लेस होती है ये जो वोल्टेज, देखो जब सेल अंडर ऑपरेशन होता है, जब सेल को किसी में कनेक्ट किया होता है तो उस टाइम मैक्सिमम वोल्टेज तो नहीं रहेगी, सेल की वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां लिखा है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू से लेस होगी, ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, ये जो EMF होता है ये स्टेडी फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल वोल्टेज होती है ये स्टेडी करंट ऑफ फ्लो के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होती। ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे, इनको अच्छे से पढ़ोगे, तैयार करोगे, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछोगे, ठीक।
अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ ही। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए पूछो, तो कल मैं आपको इस बेस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेफ्ट राइट करके कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें मुश्किल है, ठीक, तो आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। आप देखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछ लो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।